Hello students, welcome back. Let's see today A Farewell to Arms. The detailed summary of this novel we will see. It is novel by Ernest Hemingway and it is placed under the category of war novels. बहुत सारे war novels उन्होंने लिखे हैं, उनमें से ये एक है। 1929 में ये पब्लिश किया गया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान इटली ने युद्ध में हिस्सा लिया था, उसके बारे में बताया गया है और उन्हीं घटनाओं को डिस्क्राइब करते हुए जो थीम है इस नोवेल की वॉर एंड लव साथ साथ चलती है। टाइटल इस नोवेल का लिया गया है, एक राइटर हुए हैं जॉर्ज पेयर्स, उनका एक उनकी सोनेट एक्चुअली अ फेयरवेल टू आर्म्स टू हॉर्स एंड द स्पीयर, वहां से ये टाइटल लिया गया है। इसको आपको याद रखना चाहिए, कई कई बार पूछ लिया जाता है कि टाइटल कहाँ से बोरो किया है। वैसे तो हेमिंगवे की लाइफ में भी ऐसी घटनाएं हुई हैं कि एडवेंचर की तलाश में वो पहले तो आर्मी में भर्ती होना चाहते थे, लेकिन आई साइट वीक होने की वजह से उनको वहाँ रिक्रूटमेंट नहीं हुआ उनका। लेकिन जैसे उनको पता चला कि इटालियन आर्मी में एम्बुलेंस ड्राइवर्स की भर्ती हो रही है, वैसे एम्बुलेंस ड्राइवर बनने के लिए वो नहीं गए थे तो वो सोल्जर बनने, बट वहाँ पर उन्हें एम्बुलेंस ड्राइवर की भूमिका अदा करनी पड़ी। और उनको एडवेंचर्स का शौक था, थे अमेरिकन, लेकिन इटली से उनका कोई ऐसा लगाव नहीं था, लेकिन फिर भी वहां जाकर के वहां की सेना में भर्ती हुए जस्ट फॉर द एडवेंचर्स। स्पेन में युद्ध हुआ, वहां पहुंच गए कवर करने। जहां की कहीं भी कोई ऐसी घटना हुई तो वहां वो पहुंच जाया करते थे। उनको लड़ाइयों में बहुत मजा आता रहा है। तो लगभग जो भी नॉवेल्स उन्होंने लिखे हैं तो वॉर नॉवेल्स ही हैं। और देखा जाए तो कुछ ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स इसमें शामिल हैं, क्योंकि जो कैरेक्टर है इस नॉवेल का वो इटली में रह रहा है, अमेरिका से बिलोंग करता है। इटली के प्रति उसके अंदर कोई पैट्रियटिज्म या कोई ऐसी फीलिंग्स नहीं है उस देश से कनेक्शन की। जस्ट फॉर द सेक ऑफ जॉब वो वहाँ की आर्मी में एम्बुलेंस ड्राइवर के तौर पे भर्ती हो जाता है और जो भी घटनाएं होती हैं वो बताई जाती हैं। नोवेल इसके अलावा इनके बारे में एक आइसबर्ग थ्योरी कही जाती है हेमिंगवे के बारे में, कि जब भी ये लिखते हैं तो इनके शब्द जो सरफेस तौर पे रहते हैं थोड़े हल्के रहेंगे, बट उनकी मीनिंग बहुत डीप होती है, लाइक आइसबर्ग, कि थोड़ा सा हिस्सा समुद्र की सतह से ऊपर होता है, बाकी बहुत बड़ा हिस्सा समुद्र के पानी में तैर रहा होता है, छिपा रहता है, हिडन रहता है। ठीक उसी हिसाब से इनके शब्दों की मीनिंग बहुत ज़्यादा डीप रूटेड और हिडन रहती है। बाकी हेमिंगवेज कोड हीरो जो एक थियरी इनके बारे में कही जाती है, तो कोड हीरो इज द थियरी फॉर द कैरेक्टर ऑफ हेमिंगवे हु behaves extraordinary under the harsh circumstances, proving his qualities and proving his character's mettle at the end in the harsh situations। तो तमाम विपरीत हालातों के बावजूद भी इनका हीरो बहुत ही जबरदस्त तरीके से सक्सेसफुल होता है, अंततः जीत हासिल करता है, चाहे वो ओल्ड मैन एंड सी का सेंटियागो हो, चाहे यहाँ का ये फ्रेडरिक हेनरी हो अ फेयरवेल टू आर्म्स का। इसके अलावा कुछ और इनके नॉवेल्स हैं जिनमें डिफरेंट सिचुएशंस में इनके हीरो अपने आप को साबित करते हैं। तो ये टर्म इनके बारे में कहा जाता है कोड हीरो के बारे में। जब ये नोवेल पब्लिश हुआ था तो इटली में इसको बैन कर दिया गया था, क्योंकि एंटी वॉर इसकी टोन है। एक तो नाम ही इसका ऐसा है, टाइटल फेयरवेल टू आर्म्स का मतलब कि हथियारों से विदाई, गुड बाय बोल देना कि भाई हम हथियार नहीं छुएंगे, मतलब युद्ध नहीं करेंगे। तो एक तो टाइटल वैसा था, ऊपर से जो कहानी है वो भी बहुत ज़्यादा इटली के हिसाब से नहीं है, कि एक सेना में भर्ती होने के बावजूद भी जो हेनरी है वो किस तरह से अपने काम को हल्के में लेता है, रोमांस करता है नर्स के साथ, और युद्ध में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो एंटी वॉर टोन की वजह से नोबेल वहाँ बैन कर दिया गया था। इसके अलावा कहा जाता है कि करीब 47 टाइम्स उन्होंने कुछ लास्ट चैप्टर जो हैं जिनका एंड करना था नोवेल का, तो 47 टाइम्स उनको रीरोट किया था, बार बार लिखना पड़ा एक परफेक्ट रिदम एंड टोन प्राप्त करने के लिए, थीम से कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए 47 बार उन्होंने इसको दोबारा लिखा 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 लिखते गए। Novel has themes like love, war, futility of war, disillusionment, temporariness of human actions, religion versus atheism, एंड एलिनेशन एग्जिस्टेंस इशूज को भी कवर करता है। द लास्ट जनरेशन से ये नॉवेल कैटेगरी में शामिल किया जाता है, क्योंकि हेमिंगवे की भी जान पहचान रही थी लॉस्ट जनरेशन के राइटर्स से। इट वॉज अ ग्रुप ऑफ अमेरिकन राइटर्स who were deeply hurt by the horrors of war and who lost their faith in traditional values, and Hemingway was also connected with them like Gertrude Stein, एडवर्ड फिट्जजेराल्ड, ऐसे कुछ राइटर्स से इनकी भी जान पहचान थी। तो लॉस्ट जनरेशन कैटेगरी से भी शामिल किया जाता है नोवेल। अगर पूछा जाए कि कौन सा नोवेल लॉस्ट जनरेशन की थीम्स को दिखाता है, तो आंसर इज अ फेयरवेल टू आर्म्स।
डिटेल में हम समरी देखेंगे। बाकी मैं कुछ कहना चाहूँगा कि आप लोग अगर देखते होंगे कि बहुत सारे चैनल्स पर आप देखेंगे कि 5 मिनट में 6 मिनट में नॉवेल की समरी आपको बता देते हैं। मैं भी वैसा कर सकता हूँ, लेकिन उससे आपको फ़ायदा डेफ़िनेटली नहीं मिलेगा, क्योंकि कुछ कई बार डीपली कुछ ऐसी लाइन्स, कई बार कुछ जगहों के नाम, कई बार कुछ कैरेक्टर्स के नाम एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। वो आपको जभी पता चलेंगे जब आप नॉवेल को पूरी तरह से पढ़ेंगे। अगर आपके पास बुक है तो उसको आप अच्छे से पढ़िए, बुक नहीं है तो डेफ़िनेटली आई एम देयर टू हेल्प यू। और जब थोड़ा बहुत आपको टाइम देना पड़ेगा, जब आप टाइम देंगे तभी आप कुछ ना कुछ गेन कर पाएँगे, क्योंकि देयर इज़ नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस। अगर आप सोचते हो कि शॉर्टकट से आप पहुँच जाएँगे, तो ये एक तरह से धोखा है अपने साथ और आपके सपनों के साथ भी। आपको वक़्त देना पड़ेगा। समरीज़ आप, मैं नहीं कहता कि आप सिर्फ़ यहीं देखिए, जहाँ भी आपको डिटेल में मिले आप वहाँ देखिए, और कोशिश कीजिए कि एक बार में नहीं 2 बार में कुछ नोट्स भी बनाते जाइए, जिससे कि आने वाले एग्ज़ाम में आप उनको अच्छे से हल कर सकें, क्वेश्चंस को अच्छे से उनका आंसर कर सकें, करेक्टली आंसर कर सकें। यही मेरा मकसद है। लेट्स सी कैरेक्टर्स ऑफ द नोवेल। जो पहला प्रोटैगनिस्ट है नोवेल का, लेफ्टिनेंट फ्रेडरिक हेनरी। जैसा मैंने आपको बताया कि अर्नेस्ट हेमिंग्वे की लाइफ पर ये बेस्ड है, अमेरिकन है, इटली में रहते हैं। जैसे ही वर्ल्ड वॉर फर्स्ट शुरू हुआ तो ये इटली की सेना में भर्ती हो जाते हैं एज एम्बुलेंस ड्राइवर। इटली से इनका कोई लेना देना खास है नहीं, और इमोशनली अलूफ हैं। इन्हें फर्क नहीं पड़ रहा है कि इटली में युद्ध हो रहा है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इटली शामिल हो गया है, क्या हो रहा है, इन्हें इससे कोई मतलब नहीं है। ही इज जस्ट लिविंग देयर, और सिर्फ वहां रहने की वजह से ही सेना में भर्ती हो गए। लेकिन धीरे-धीरे इनका कैरेक्टर, कह सकते हैं कमिंग ऑफ एज स्टोरी है। धीरे-धीरे इनका कैरेक्टर ग्रो करता है, डेवलप होता है, और बाद में ये इमोशनल भी हो जाते हैं और इमोशंस इनको हर्ट करना भी शुरू करती हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द नोवेल he constantly tries to find the true meaning of love, loss and war, and he represents the theme of disillusionment, जो कि लास्ट जनरेशन राइटर्स की भी थीम थी, थीम ऑफ disillusionment with the horrors of war। कैथरीन बार्कली ये ब्रिटिश नर्स हैं, इटली में एक हॉस्पिटल में जॉब करती हैं, और हेनरी से इनका लव अफेयर शुरू होता है। हेनरी से बहुत प्यार करती हैं, और चाइल्ड बर्थ के दौरान इनकी डेथ हो जाती है। तो इनकी डेथ जो है वो रिप्रेजेंट करती है द हॉलोनेस ऑफ ह्यूमन विशेस। हम कितने सपने देखते हैं, क्या क्या सोचते हैं, लेकिन कई बार भगवान कुछ और ही करता है। तो उसी हिसाब से इनकी स्टोरी बताई गई है। रेनाल्डी ये एक सर्जन होते हैं वहाँ की आर्मी में। कॉमिक, इनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। फ्रेडरिक के अच्छे दोस्त हैं, और न केवल फिजिकली मतलब पैसे से उनको सपोर्ट करते हैं, आगा के मिलते हैं, साथ बैठते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, इमोशनली साइकोलॉजिकली भी काफ़ी सपोर्ट ये करते हैं, और इनके ऊपर जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट वॉर का रहता है ओवरऑल तमाम लोगों के ऊपर, उसको ये रिप्रेजेंट करते हैं। द प्रीस्ट एक प्रीस्ट हैं जो कि किसी मिलान शहर में नहीं रहते, किसी दूसरे शहर से संबंधित हैं। ये काफ़ी ही रिप्रेजेंट फेथ, स्ट्रेंथ, मोरालिटी अगेंस्ट द टर्मोइल ऑफ वाइड स्प्रेड वॉर। और फ्रेडरिक से इनकी अच्छी दोस्ती है। सब इनके मजाक बनाते हैं इनके सिद्धांतों को लेकर, लेकिन फ्रेडरिक कभी भी इनकी मजाक नहीं बनाता। ही इज फिलोसफिकल बाई टेम्परामेंट, और अच्छे व्यक्ति हैं वैसे। हेनल हेलन फर्ग्यूसन ये कैथरीन की दूसरी नर्स, मतलब कलीग भी हैं और फ्रेंड भी हैं, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत होशियार हैं, क्योंकि हेनरी को देख के ही समझ जाती हैं कि हेनरी सिर्फ कैथरीन के साथ टाइम पास कर रहा है, ही इज़ नॉट सिंसियर। और वो कैथरीन को वार्न करती हैं कि तुम बहुत ज़्यादा ब्लाइंडली उसको प्यार मत करो, वो तुम्हें यूज़ करेगा और चलता बनेगा। फ्रेडरिक को वो पसंद नहीं करती हैं, लेकिन अंततः जब फ्रेडरिक अपने लव में कांस्टेंट फेथफुल बना रहता है कैथरीन के प्रति, तब थोड़ा-सा ये अप्रूवल देती हैं, लेकिन शुरुआत में ये बिल्कुल भी फ्रेडरिक को पसंद नहीं करते हैं। चैप्टर्स 1 टू 4। चैप्टर की शुरुआत कहाँ से होती है? युद्ध शुरू हो चुका है। हेनरी जो कि इटली में रह रहा है अमेरिकन। युद्ध की शुरुआत हो चुकी है, तो डिस्क्रिप्शन फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में देयर इज ओनली डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सोल्जर्स एंड वॉर व्हीकल्स, म्यूनिशन एंड ऑल द आर्म्स फ्रॉम वन प्लेस टू द बैटलफील्ड। ये सब डिस्क्राइब किया जाता है। साथ ही साथ मौसम के बारे में भी बताते हैं वो। कॉलरा का वहाँ स्प्रेड हो चुका है, और इतने ज़्यादा सैनिक, आर्मी के जो सैनिक हैं, इतने ज़्यादा युद्ध में नहीं मरे जितने इस कॉलरा की बीमारी में मर गए। ऑलमोस्ट 7,000 सोल्जर्स वर किल्ड ड्यू टू स्प्रेड ऑफ कॉलरा। सेकेंड चैप्टर 1 साल के बाद शुरू हो रहा है, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी आपको पता होगा कि कई साल तक चला। सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी
1939 से लेकर के 1945 तक चला था। दोनों युद्ध करीब 5-5 6-6 साल तक चले हैं, तो ये 1 साल बाद दूसरे चैप्टर की कहानी शुरू होती है। नैरेटर जो कि फ्रेडरिक हेनरी हैं, एक ऐसे शहर में रह रहे हैं जहाँ पर बैटलफ़ील्ड के जस्ट बगल में ही है, जहाँ पे लड़ाई होती रही है। लेकिन इटली को शुरुआत में कुछ विक्ट्री मिली हुई है, तो ये शहर जहाँ ये रह रहे हैं वो सेफ है। मतलब यहाँ पर अभी कोई जर्मन का या ऑस्ट्रिया का कोई कब्ज़ा नहीं हुआ है, ये आराम से वहाँ रह रहे हैं। अच्छी चहल-पहल हो रही है और अपने दोस्तों के साथ बैठ कर ये ड्रिंक कर रहे हैं। दोस्त कौन-कौन हैं? प्रीस्ट और इनका दूसरा दोस्त रेनाल्डी, इनके साथ बैठ कर के बात कर रहे हैं और युद्ध के बारे में तमाम बातें इनकी होती हैं। अगले चैप्टर में नैरेटर अपनी छुट्टी पे जा चुका था, वापस आता है उसी शहर में रहने जिस शहर में वो पहले पोस्टेड था, और यहाँ आकर के देखता है कि अब शहर में काफ़ी कुछ बदलाव हो चुका है। कुछ नए हॉस्पिटल्स बन गए हैं, कुछ अमेरिकन हॉस्पिटल्स बनाए गए हैं और वहीं पर ब्रिटिश डॉक्टर्स और नर्सेस भी आई हैं। रेनाल्डी को एक नर्स पसंद आ गई है, कैथरीन बार्कली है, वो इसको बताता है हेनरी को कि मैं शादी करने वाला हूँ, एक ब्रिटिश नर्स है, काफ़ी ब्यूटीफुल, मैं उससे शादी करने वाला हूँ, चलो मैं तुम्हें आज उससे मिलवाने चलता हूँ। जब ये मिलवाने जाता है रेनाल्डी कैथरीन को, तो रेनाल्डी, हालाँकि कोई जान-पहचान नहीं होती है कैथरीन और रेनाल्डी की, लेकिन जैसे ही ये उसको मिलवाने ले जाता है हेनरी से, तो कैथरीन और हेनरी की लव स्टोरी ज़रूर शुरू हो जाती है। फाइट शुरू हो जाती है और एम्बुलेंसेस को तैयार किया जाता है ड्यूटी के लिए, क्योंकि फाइट शुरू होगी तो सोल्जर्स बहुत ज़्यादा इंजर्ड होंगे, उनको ले जाया जाएगा हॉस्पिटल्स में, तो इनको एम्प्लॉय एम्प्लॉय किया गया है हेनरी को इन सब ड्यूटीज़ के लिए। अब ये रेनाल्डी के साथ मिस बार्कली से मिलने जाता है, जिसकी ब्यूटी से बहुत ज़्यादा वो इम्प्रेस हो जाता है पहली नज़र में ही। एक्चुअली ये जो तमाम सैनिक हैं, इनके लिए वहाँ पर कुछ प्रोस्टिट्यूट्स भी लाई गई हैं, क्योंकि कई महीनों की लड़ाई के साथ-साथ ये लोग घर से बाहर रहते हैं, तो ये एक तरह से यूरोपियन कल्चर्स जो भी हैं, वहाँ पे उन सैनिकों को घर की याद ना आए या ऐसा कुछ जो भी रहा हो, उस पॉइंट पे मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा, तो प्रोस्टिट्यूट्स भी बहुत ज़्यादा रहती हैं। और हेनरी कैथरीन से सिर्फ़ इसलिए लव अफ़ेयर शुरू करता है कि कम से कम प्रोस्टिट्यूट्स से के पास जाने से बेटर तो कैथरीन ही है, इट्स शी इज़ बेटर दैन गोइंग टू प्रोस्टिट्यूट्स। और फिर पता चलता है कि नैरेटर फ्रेडरिक हेनरी एक अमेरिकन है और वो सिर्फ़ यहाँ एमलेस ड्राइविंग का काम करता है। ही डज़न्ट हैव एनी काइंड ऑफ पैट्रियोटिक फीलिंग्स टुवर्ड्स इटली। ज़ाहिर-सी बात है, अमेरिका का है तो इटली से प्रेम होने की कैसी बात नहीं है। और इस बात को जान कर के मिस बार्कली काफ़ी उसका सरप्राइज़ होता है कि फिर भी इतना अपना रिस्क कर रहा है इस जॉब में, रिस्क लेकर जॉब कर रहा है अमेरिका का होने के बावजूद भी। एक अफ़ेयर दोनों के बीच में शुरू हो जाता है, दोनों एक-दूसरे के प्रति अट्रैक्टेड होते हैं और जो युद्ध चल रहा है, युद्ध के साथ-साथ ही इनकी लव स्टोरी शुरू हो चुकी है। बोथ द थीम्स ऑफ लव एंड वॉर गो पैरेलल। कैथरीन, क्या है कि उसका एक प्रेमी था, फियांसे ही था, एंगेजमेंट हो चुकी थी, 8 साल से था। लेकिन उस युद्ध में वो मारा गया, जिसकी वजह से वो इमोशनली अपने आप को खाली-खाली महसूस कर रही थी और हेनरी इस बात को जान गया था, उसने पता कर लिया था कि उसका फियांसे था, ऐसा-ऐसा हुआ है। तो उसके इमोशनल जो कह सकते हैं कि बैरननेस उस समय थोड़े दिन के लिए आ गई थी, एक खालीपन आ गया था, उसका उसने फ़ायदा उठाया और वह उसके प्रति अपनी फीलिंग्स को लेकर के सिंसियर नहीं था, ही जस्ट वांटेड टू सैटिस्फाई हिज़ लस्ट विद हर। कैथरीन भी समझ गई थी कि उसकी फीलिंग्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा सिंसियर नहीं है, लेकिन उसको एक इमोशनल सपोर्ट चाहिए था दूसरी कंट्री में, तो उसको हेनरी में मिला। हेनरी भले सिंसियर नहीं था, लेकिन जैसा था ढोंगी नहीं था। मतलब उसने कभी ये भी नहीं कहा होगा कि नहीं-नहीं मैं तुम्हारे लिए चाँद सितारे पाइप तोड़ के लाऊँगा। तो ये बात उसकी जो ऑनेस्टी थी उसके बिहेवियर की, हेनरी के, ये इसको कैथरीन को अच्छी लगती थी। हेनरी अब उसके साथ सपने देखने लगा कि कहीं मैं इसको मिलान लेकर जाऊँगा और मैं एक होटल में रूम लूँगा एंड वी विल मेक लव, तमाम बातें इसी वजह से सोचने लगा था। हेनरी के साथ वो कैथरीन के साथ तमाम सपने देखने लगा। अब हेनरी इससे मिलने के लिए, कैथरीन से मिलने के लिए कई बार अपना काम छोड़-छोड़ के भाग आता था, क्योंकि उसे इतना ज़्यादा लगाव नहीं था सेना से और लड़ाई से, युद्ध से कोई मतलब ही नहीं था। कुल मिला के इसके कैरेक्टर के थ्रू हेमिंग्वे ने युद्ध की जो फ्यूटिलिटी है, उसके बारे में भी दिखाने की कोशिश की है कि कैसे एक सैनिक या वैसे भले एम्बुलेंस ड्राइवर है, लेकिन ड्यूटी तो उसी उसकी युद्ध में थी। लेकिन अपनी ड्यूटीज़ को किस तरह से वो छोड़ के आ रहा है सिर्फ़ और सिर्फ़ इस कैथरीन से मिलने के लिए, तो उसको मीटिंग कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है युद्ध से। तो ये एक सैटारिकल सिचुएशन क्रिएट की है हेमिंग्वे ने। इसके अलावा उसने सुना
कि ना केवल सैनिक बल्कि एम्बुलेंस ड्राइवर्स को भी मारे जाने का रिस्क है, क्योंकि युद्ध के दौरान वो ये नहीं देखेंगे कि तुम डायरेक्ट तुम्हारे हाथ में आर्म्स हैं कि नहीं है, या तुम्हारे हाथ में एम्बुलेंस की स्टीयरिंग है, डजंट मैटर। तुम दुश्मन कंट्री के हो तो तुम भी मारे जाओगे आम नागरिकों की तरह। तो ये बात सुन करके हेनरी को थोड़ा डर लगता है, लेकिन वो एडवेंचरस लविंग पर्सन है तो बहुत ज्यादा नहीं डरा। अगले दिन उसको मोर्चे पे भेज दिया जाता है। बाकी सैनिक मोर्चे पे पहुंचे हैं, उनको भी भेज दिया जाता है कि भाई तुम लोग भी पहुंचो, क्योंकि जो भी घायल होगा सैनिक उसको लाकर हॉस्पिटल में रखना है इलाज के लिए। हेनरी पहली बार जो लड़ाई है उसका एक रियल एक्सपीरियंस देखता है, कैसे क्या चीजें होती हैं। एक शेल आकर के एक्सप्लोड्स हो जाता है उसके पास, और हेनरी को ऐसा लगता है कि उसका शरीर उसका साथ छोड़ चुका है। ही फेल्ट हिमसेल्फ ऑलमोस्ट किल्ड। अब उस धमाके से और आसपास तमाम सैनिक मारे गए हैं, सबके चीथड़े उड़ गए हैं, आसपास एकदम ब्लड शेड है। तो वो उससे समझ ही नहीं आ रहा है हेनरी को कि आखिर हो क्या रहा है। वो जिस एंटरटेनमेंट पर्पज से या कुछ पैसे कमाने के लिए एम्बुलेंस ड्राइवर बना था, अब वो उसकी सारी फीलिंग्स एकदम से बदल गई हैं इस अटैक से। और वो मरते मरते बचा है, उसके पैर पूरी तरह से घायल हो चुके हैं और अब वो चलने के लायक नहीं। फिर भी उसने आसपास के सैनिकों की मदद की जैसे भी वो कर पाया, जो जो ऑलमोस्ट एट द वर्ज ऑफ डेथ पर थे, उनकी उसने मदद की। और अंततः ऐसे भी ला करके हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर इनिशियल सर्जरी करता है। कम से कम जैसे मेन सर्जरी तो बाद में होगी, इनिशियल सर्जरी करता है विदाउट एनेस्थीसिया। हेनरी दर्द में भयंकर चिल्लाता है, उसको अब ये दर्द, ब्लड शेड और आसपास का युद्ध का जो वातावरण है अच्छे से दिखने लगता है कि कैसे चीजें हो रही हैं। अभी तक तो वो सिर्फ रोमांटिक फीलिंग्स थी उसकी युद्ध के बारे में, लेकिन अब उसे जो स्याह पहलू है, डार्क रियलिटी है, वो दिखाई दी है। रेनाल्डी उसको विजिट करने आता है क्योंकि उसका फ्रेंड भी है प्लस ये डॉक्टर भी है। रेनाल्डी उससे कहता है कि यदि मैं तुम्हारे टांग की सर्जरी करता बेटा तो तुम्हें और ही मजा आता है। और दोनों आपस में मिलकर के वॉर, हॉस्पिटल सिस्टम सिस्टम की, प्रोस्टिट्यूट्स, कैथरीन, सबकी बात करते हैं। अगले दिन प्रीस्ट आता है इससे मिलने, क्योंकि दो ही इसके अच्छे दोस्त हैं वहां पर, प्रीस्ट और रेनाल्डी, क्योंकि अमेरिका का है ये। ही एक्सप्रेसेस हिज हेट फॉर वॉर। वो कहता है कि मुझे एकदम युद्ध से नफरत है, और मैं एक शहर, ये नाम है ये अब्रजी, जो भी होगा आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ वो जाना चाहता है। सिर्फ इसलिए जाना चाहता है कि उसको इस शहर से बहुत प्यार है, वहां जाकर के वो नॉर्मल जिंदगी जिएगा। और वो नहीं चाहता कि युद्ध वाले माहौल में रहे, वो चाहता युद्ध जल्दी खत्म हो जाए। वहां पर जाकर के वो रिस्पेक्टेबल और भगवान को सेवा करते हुए अपनी जिंदगी बिताना चाहता है। अगले दिन क्योंकि इस हॉस्पिटल में तमाम व्यवस्थाएं नहीं थी, तो अगले दिन हेनरी को शिफ्ट कर दिया जाता है मिलान के इस एक हॉस्पिटल में, जो कि एक अमेरिकन हॉस्पिटल है, जहां पर जाकर के उसको अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा। और कोइंसिडेंटली कैथरीन को भी अमेरिकन हॉस्पिटल में भेजे जाने की बात हो रही थी कि वो भी मिलान जाएगी। मिलान में हेनरी पहुंचता है, उसको वहां बहुत अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिलता क्योंकि हॉस्पिटल अभी बन ही रहा है, तमाम स्टाफ की और सुविधाओं की कमी है। लेकिन अब गवर्नमेंट ऑर्डर है तो वो फॉलो करना पड़ता है। वहां पर एक नर्स आती है और नर्स से वो पूछता है कि कैथरीन क्या है यहाँ पर, तो कहती है कि कैथरीन नाम की यहाँ पर कोई नर्स है ही नहीं। अब उस नर्स ने इसको ये भी बताया कैथरीन इस हेनरी को कि तुम वाइन नहीं पियोगे जब तक डॉक्टर तुम्हें परमिट ना करे, लेकिन ये बहुत बड़ा ड्रिंकआउट है, खूब पीता है। नेक्स्ट डे उसको पता चलता है कि नहीं, कैथरीन जो है वो आने वाली है। जिसको पता चलता है कैथरीन आने वाली है, वो खुश हो जाता है। वो आती है सबसे पहले इसके पास ही, उसको जैसे ही वो देखता है तो ही इज हाईली इम्प्रेस्ड बाय हर ब्यूटी। और जब उसने उसको देखा तो ही वॉज डेस्परेट टू सेटिस्फाई हिज लस्ट, बिकॉज देयर वर नो सिंसियर फीलिंग्स इन हिज हार्ट सो फार। अभी तक वो उसको लेकर बहुत ज्यादा सिंसियर नहीं हुआ है। ही जस्ट वॉन्टेड टू सेटिस्फाई हिज फीलिंग्स, जो भी जैसा है, ये तमाम बातें उसके मन में थी। डॉक्टर्स उसके पैर पे सर्जरी करते हैं। और चैप्टर 16 जो है उसमें किस तरह से दोनों के बीच में एक डीपली इंटेंस इन्फेचुएशन का गेम चल रहा है। दोनों एक दूसरे के प्रति बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हैं, भले फीलिंग सिंसियर नहीं लेकिन अट्रैक्टेड बहुत ज्यादा है फिजिकली। कैथरीन तो फिर भी ठीक है, प्यार करती है उससे, और वो उसको सरेंडर कर देती है अपने आप को उसके प्रति कि ठीक है तुम्हें, अगर जैसे वो ये कहता है कि मैं प्रोस्टिट्यूट्स के पास जाया करता था, तमाम बातें पता चली जाती हैं। तो वो कहती है कि आई एम रेडी टू लव यू एंड यू कैन डू व्हाट यू विश, एटलीस्ट डोंट गो टू द प्रोस्टिट्यूट्स। तो एक तरह से वो अपने आप को सब सरेंडर कर देती है। और इस
कैरेक्टर का बहुत सारे क्रिटिक्स ने मजाक भी बनाया है कि कैथरीन को किस तरह से हेमिंगवे ने एक शैलो सुपरफिशियल टाइप और अपने इंस्टिंक्ट पे चलने वाले कैरेक्टर के तौर पे यहाँ पोर्ट्रे किया है, जो कि ठीक नहीं लगा कुछ क्रिटिक्स को। उसको थोड़ा और सेंसिबल दिखाया जाना चाहिए था, लेकिन कैथरीन ऐसी ही है, वो प्योर है, सिंपल है, उसे फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या कहेगा। ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है इसके पैर पर। कैथरीन कई दिनों तक नाइट ड्यूटी पर रहती है, सिर्फ और सिर्फ हेनरी के साथ टाइम व्यतीत करने के लिए। फर्ग्यूसन जो कैथरीन की फ्रेंड है, वो उसको समझाती है कि इसके साथ बहुत ज़्यादा तुम एंगेज मत रहो, क्योंकि वो लॉयल नहीं है और तुम्हें हो सकता है कि कुछ दिक्कत हो जाए, या मान लो प्रेग्नेंट करके ही तुम्हें छोड़ के चला जाए, तो ये बहुत ज़्यादा गलत होगा तुम्हारे साथ। और वो उसको अनरिलायबल समझती है, और ये भी कहती है कि तुम्हें छोड़ के भी चले जाएगा विद वॉर बेबी, और मैं नहीं चाहती कि तुम एक वॉर बेबी के साथ रहो। वॉर बेबी का मतलब क्या है कि बच्चा हो जाएगा युद्ध के दौरान, तो उसको वॉर बेबी कहेंगे। तो मैं नहीं चाहती, क्योंकि अच्छी फ्रेंड है, उसको वॉर्न करती है, लेकिन कैथरीन नहीं सुनती। इसके अलावा अपने स्वास्थ्य लाभ के दौरान ड्यूरिंग कॉन्वलेसेंस, जो कि चार्ल्स लैम्ब का एक नोवेल भी है, कॉन्वलेसेंस, तो स्वास्थ्य लाभ के दौरान हेनरी ने बहुत अच्छा समय बिताया है, थोड़ा-थोड़ा चलने लगा है, तो वो कैथरीन के साथ खूब इधर-उधर जाता है, घूमने जाता है। हालाँकि वो शादी भी करना चाहता था उससे, लेकिन कुछ नियम ऐसे हैं, एक तो ये लोग दूसरे कंट्री में रह रहे हैं, युद्ध चल रहा है, तो कुछ नियम इनके शादी में आड़े आ रहे हैं, जिसकी वजह से दोनों की शादी नहीं हो पाती है। कैथरीन हेनरी को बताती है कि आप चिंता नहीं करो, जैसा भी है आप सिर्फ प्रेजेंट पे ध्यान दो, और जैसा भी है देखा जाएगा, टेंशन मत लो, सिर्फ प्रेजेंट रिलेशनशिप हमारी अच्छी रहे, एक दूसरे पे ट्रस्ट करते रहें, यही जरूरी है, शादी हो जाएगी। कैथरीन बहुत ज्यादा शादी को लेकर सिंसियर नहीं है। दोनों ने अच्छे एकदम फन और फ्रॉलिक में समर्स व्यतीत किए, साथ साथ घूमते थे, जाते थे, दे मेक मेड लव एंड तमाम बातें ऐसी सब चलती रही उनकी। हेनरी का पैर धीरे धीरे ठीक हो गया, और उसने जो बैसाखी से चलता था वो भी छोड़ दी। बोथ ऑफ देम रोम टुगेदर टू रेसेस एंड अदर एंटरटेनमेंट, कई टाइप के एंटरटेनमेंट्स में वो जाया करते थे साथ ही साथ, और दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, लव, सब कुछ बढ़ता चला गया। दोनों थीम लव एंड वॉर साथ साथ चल ही रही हैं, क्योंकि एक तरफ वॉर की बात हो जाती है, एक तरफ लव की बात हो जाती है। और जहां तक वॉर का मामला है, तो हेनरी को पता चलता है कि इटली अब युद्ध में हारने लगा है। शुरुआत में उसको कुछ जीत मिली थी, लेकिन अब इटली की हार होती जा रही है। जर्मन्स एंड ऑस्ट्रियंस दोनों ही इटली के सैनिकों को पीछे खड़े खदेड़ते जा रहे हैं। तो ये सब चीजें वो सुन रहा है, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ अपनी दुनिया में खोया हुआ है। और ये जो दोनों के बीच में इलिसिट रिलेशनशिप चली रही थी, तो इसका नतीजा ये होता है कि कैथरीन प्रेग्नेंट हो जाती है। यही बात फर्ग्यूसन ने कैथरीन को वार्न की थी कि इससे बच के रहो, लेकिन वही हुआ, कैथरीन गेट्स प्रेग्नेंट। हेनरी को जैसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है कैथरीन, तो वो अपने आप को ट्रैप्ड फील करता है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, दोनों का बिहेवियर नहीं बदलता है, वो ऐसा नहीं छोड़ के भाग जाए, थोड़ा सा सिंसियर वो हो चुका है। कैथरीन को बरसात से बहुत डर लगता है, वो एक दिन बातों बातों में उससे कहती है कि मुझे बारिश से बहुत डर लगता है, क्योंकि मुझे एक बुरा सपना है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक दिन बारिश में ही मर जाऊंगी, बारिश हो रही होगी और मेरी डेथ हो जाएगी, ऐसा वो बोलती है। तो ये बात सच भी साबित होती है। एट द एंड ऑफ द नोवेल, कैथरीन की जो ट्रेजिक डेथ होती, उस दिन भी बारिश ही हो रही होती थी। हेनरी बहुत बड़ा ड्रंकर्ड है, कई बार मना करने के बावजूद भी, डॉक्टर मना करता है फिर भी वो पीता रहता है, और ड्रिंकिंग की वजह से उसको जॉन्डिस हो जाता है। जैसे ही उसका पैर ठीक हो चुका है, उसको ड्यूटी पे भेजा जाना है, लेकिन जॉन्डिस हो गया है, तो नर्स जो इटालियन है, वो इससे बहुत गुस्सा होती है। उसे लगता है कि बार बार अपने आप को बीमार कर रहा है, सिर्फ यहाँ हेनरी कैथरीन के साथ जो है एंजॉय करता रहेगा, और युद्ध में हिस्सा नहीं लेगा, क्योंकि इटालियन नर्स है, वो चाहती है उसका देश जीते युद्ध में। लेकिन अब इसको जॉन्डिस हो गया, फिर भी वो उसको रिपोर्ट दे देती है शासन को कि इतना ज़्यादा रिस्क नहीं है, तो उसकी छुट्टियां कैंसिल कर दी जाती हैं हेनरी की, और अगले ही दिन उसको मोर्चे पे जाने के लिए ऑर्डर आ जाता है। अब दोनों, कैथरीन और हेनरी, दोनों होटल रूम में जाते हैं, तमाम चीज़ों को डिस्कस करते हैं, क्योंकि अब दोनों के सेपरेशन का वक्त आ गया है। इतने दिन तक दोनों दोनों साथ साथ थे, लेकिन अब सेपरेट होने की बारी आ गई है। तो हेनरी जो डिलीवरी होने वाली है बच्चे की, उसके लिए अरेंजमेंट की बात करता है, लेकिन कैथरीन कह देती है कोई बात नहीं, आपको जाना है आप जाइए, मैं अपने लेवल पे सब मैनेज कर लूंगी, और बच्ची की मैं डिलीवरी कर ही लूंगी। अब देखिए यहाँ पे ये कल्चरल डिफरेंस है यूरोपियन कंट्रीज और कुछ अपने जैसे इंडिया में तमाम, कि ऐसी सिचुएशंस हमारे यहाँ अगर आ जाए तो पता नहीं कोर्ट कचहरी कितनी तमाम चीजें हो जाएंगी, लेकिन कैथरीन जो कि पूरी तरह से लॉयल है,
हेनरी के प्रति, और अपने आप में इंडिपेंडेंट है। वो कहती कि नहीं, आपको जाना है, आपको क्योंकि ऑर्डर मिला है, यू हैव टू गो, आई विल मैनेज एवरीथिंग ऑन माय ओन लेवल। हेनरी किसी तरह से क्राउडेड ट्रेन में सफर करते हुए, ट्रेन के फर्श पे सोते हुए, परेशानियां उठाते हुए फ्रंट पे पहुंचता है जहां लड़ाई हो रही होती है। वहां पहुंच करके रिनाल्डी उसको मिलता है, उसके घुटने को देखता है और कहता है चलो ठीक है, कम से कम तुम्हारे घुटने को डॉक्टरों ने ठीक से ट्रीट किया है, और थोड़ा सा वो खुश है। हेनरी उसको ये भी बताता है कि लड़ाई यहाँ तो खत्म हो चुकी है, अभी और ज्यादा हो सकती है। और वहां पहुंचता है हेनरी, तो उस पूरा मन अपना वो युद्ध में नहीं लगा पाता है, क्योंकि उसको याद आ रहा है हेनरी के बारे में, और जो बच्चा पैदा होने वाला है आने वाले टाइम पर, उसके बारे में वो सोच रहा है। पूरा ध्यान उसका आर्मी की ड्यूटीज में नहीं है। एक तो इसलिए भी नहीं है कैथरीन की वजह से, और दूसरा इसलिए भी नहीं है कि वो यहाँ का है नहीं, वो अमेरिका का है। उसे यहाँ के युद्ध से, यहाँ के लोगों से, पेट्रियटिज्म से, फीलिंग से कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। उसे मतलब बस दो ही लोगों से है यहाँ पर, प्रीस्ट रेनाल्डी और बाकी अपनी होने वाली वाइफ कैथरीन से। जब रेनाल्डी ने हेनरी से पूछा कि तुम्हारी कैथरीन से रिलेशनशिप क्या चल रही है, तो उसका मतलब सीधे यही था कि व्हाट अबाउट सेक्सुअल रिलेशनशिप। तो हेनरी उससे रिक्वेस्ट करता है कि भाई देखो, ये वाला टॉपिक अभी ड्रॉप कर दो, कुछ और बात कर लो। तो रेनाल्डी को बुरा लगता है कि कभी तो तुम मुझे सब कुछ बताया करते थे, आज तुम छिपाने लगे हो जब तुम्हारी बात आगे बढ़ गई। खैर जैसा भी हो, प्रीस्ट भी उससे मिलने आता है, और वो फिर आकर के कहता है कि मुझे लगता है युद्ध बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, क्योंकि इटली हार गया है, और हारने के बाद ही इट इज डिफीट, ये हार ही है जो हमको और ज्यादा धर्म के पास ले जाती है, विच दैट वी बिकम क्रिश्चियन। असफलताओं से ही हम भगवान के पास पहुंचते हैं, असफलताओं से ही हम भगवान को याद करते हैं, क्योंकि सफल व्यक्ति ज्यादातर अपनी दुनिया में अपनी सफलताओं में खुशी में बिजी रहते हैं, वो भगवान को भूल जाते हैं, लेकिन असफलताएं ही हमें ईश्वर का स्मरण कराती हैं। तो ये एक अच्छी थीम है प्रीस्ट के द्वारा हेमिंगवे ने बताई है। अगली मॉर्निंग हेनरी चुपचाप उठता है, रिनाल्डी को बिना जगह ही अपनी ड्यूटी पे चला जाता है, और उसी दिन ऑस्ट्रिया अटैक कर देती है इटली पर, और तमाम जर्मन्स और ऑस्ट्रियंस तमाम जो एरियाज हैं इटली के, वहां पे कब्जा करना शुरू कर देते हैं। इटालियंस सोल्जर्स को मारना शुरू कर देते हैं, जो भी मिलता है उसको उड़ाया जा रहा है बंदूक की गोली से। इटालियंस को मजबूर किया जाता है कि वो वापस पीछे बढ़ें, रिट्रीट में आगे बढ़ें। अब हेनरी, जो कि एक्सट्रीमली बिजी हो गया है सब तमाम घायल सोल्जर्स को वहां से ले जाके हॉस्पिटल में ले जाने के लिए, सरकमस्टेंसेस बदलती चली गई। बारिश हो गई है बहुत ज्यादा, इतनी बारिश हो गई कि एम्बुलेंसेस फंस गई, गाड़ियां फंस गई, वो पैदल ही भागने लगे। और अब वो वरी करने लगा कि क्या मैं यहाँ से जिंदा बच पाऊंगा, क्योंकि जर्मन्स ऑस्ट्रियंस इटली में घुस चुके थे। क्या मैं वापस वापस जाके इटली मिलान में जाके कैथरीन से मिल पाऊंगा, अपने होने वाले बच्चे को देख पाऊंगा कि नहीं। तमाम उसके मन में ये बातें आ रही हैं। उसे ये भी नहीं श्योरिटी रह गई कि मैं पहुंच भी पाऊंगा दोबारा मिलने की नहीं। ही इज वेरी टेंस्ड अबाउट हिज फ्यूचर। अब ना केवल जर्मन्स और ऑस्ट्रियंस इटालियन सोल्जर्स को मार रहे थे, बल्कि इटालियन जो ऑफिसर्स थे, वो उन तमाम सोल्जर्स को भी मार रहे थे जिन जिन पर वो सस्पेक्ट कर रहे थे कि भाई तुमने बहुत ज्यादा धोखा दिया है, सेना को धोखा दिया है, तुम भाग गए हो सेना से। जो भी भगौड़े सैनिक थे या जिन पे वो थोड़ा भी शक था, तो फ्रस्ट्रेशन में इटालियन सोल ऑफिसर्स ही अपने सोल्जर्स को मारने लगे, जिससे भी उन्होंने क्वेश्चन पूछा उसको मार ही दिया। हेनरी को भी लगा कि अब तो मैं भी नहीं बचूंगा, क्योंकि एक तो मेरा अमेरिकन एक्सेंट है और मैं बहुत ज़्यादा इनको समझा नहीं पाऊंगा, दूसरा ये समझेंगे ये विदेशी था, ये तो और ज़्यादा इसके अंदर फीलिंग्स नहीं है, तो मारा जाएगा। तो उसको भी बहुत ज़्यादा खतरा दिखने लगा कि डेफिनेटली ही वॉज आल्सो टू बी किल्ड। उसको लगेगा कि तुम छोड़ के भाग आए और तुम मारे जाओगे। इस तरह से उसने अपनी लाइफ को रिस्क में डाला और एक नदी में कूद गया। वहीं पुल पर, जो पुल था वहां पर इंट्रोगेशन हो रहा था, उस पुल से वो नदी में कूद गया अपने आप को बचने के लिए। तमाम उसके ऊपर फायरिंग की गई, लेकिन वो किसी तरह से बच गया। ही समहाउ मैनेज्ड, किसी तरह से उसने विलो का जो पेड़ होता है उसकी एक बड़ी सी शाखा पानी में तैर रही थी, उसके सहारे अपने आप को डूबने से बचाया। और नदी से बाहर आने के बाद, अब वो क्योंकि यूनिफॉर्म में तो अभी भी है, मिलान शहर के लिए उसने एक स्लो स्पीड पे ट्रेन चल रही थी वो पकड़ ली। और वहां जब ट्रेन में वो बैठ गया, तो ऐसा डिब्बा उसको अचानक से मिला, क्योंकि छुप करके बैठा है, जिसमें बहुत सारे हथियार और अम्यूनिशन ले जाए जा रहे हैं। उसी हथियारों के बीच में बैठ करके वो सोच रहा है कैथरीन के बारे में, मैं जाऊंगा उससे मिलूंगा और देखूंगा कि उसकी कंडीशन कैसी है। जब वो मिलान शहर में उतरा ट्रेन से और पहुंचा, तो एक आर्ट स्टूडेंट था उसके घर पे पहुंचा। वहां से उसने अपने कपड़े चेंज किए, आर्मी की ड्रेस
वहाँ छोड़ दी, सिविल ड्रेस में वो आ गया। वहाँ से हॉस्पिटल में पहुँचा, उसको बताया गया कि कैथरीन एक शहर है शायर, वहाँ वो पहुँच चली गई है 2 दिन पहले। वहाँ से फिर वो उसने अपनी यात्रा शुरू की और एक होटल में पहुँचा, जहाँ उसने कैथरीन और फर्ग्यूसन दोनों को उस होटल के रूम में पाया। फर्ग्यूसन वास्तव में कैथरीन की बहुत अच्छी फ्रेंड थी, वो उसके विपरीत हालातों में भी साथ रही। जैसे ही कैथरीन ने हेनरी को देखा, शी वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी, उसको लगा चलो कम से कम इतना तो लॉयल है कि आ ही गया है। फर्ग्यूसन ने जब उसको देखा, वो समझ गई कि युद्ध से भाग करके आया है, इसकी लाइफ को रिस्क है, और उसने हेनरी को बहुत डांटा कि तुम ना केवल खुद मारे जाओगे बल्कि कैथरीन की जिंदगी भी खतरे में डाल रहे हो, होने वाले बच्चे की जिंदगी भी खतरे में डाल रही हो। लेकिन फिर भी वो थोड़ी-सी खुश हुई कि जैसा भी है लॉयल है, भाग करके आया कैथरीन के पास ही है, और वो चाहती थी कि दोनों शादी कर लें, लेकिन कैथरीन ने बोल दिया कि अब मैं शादी नहीं करूँगी, शादी जभी करूँगी जब बच्चा हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगी शादी। हेनरी कंडीशन जानने के बाद दोनों ने डिसाइड किया कि हम इटली छोड़ देंगे, दोनों भागकर कहाँ जाएँगे? स्विट्ज़रलैंड। वहाँ जाकर के अपने बच्चे का जन्म होगा और वहीं पे शांतिपूर्ण ज़िंदगी जिएँगे, युद्ध को फेयरवेल बोल देंगे, फेयरवेल टू आर्म्स करके वो स्विट्ज़रलैंड चले जाएँगे। रात में दोनों सो ही रहे होते हैं कि जो बारमैन है वो आकर के हेनरी को जगाता है। उसको पता चल जाता है कि पुलिस या जो सोल्जर्स आने वाले हैं, कि हेनरी भागा हुआ है युद्ध से, कि तुम्हें सुबह-सुबह वो अरेस्ट करने आएँगे। और हेनरी को एडवाइस करता है कि तुरंत अभी यहीं से तुरंत भाग जाओ, नहीं तो पकड़े जाओगे, तुम्हें फांसी दी जाएगी या गोली मार दी जाएगी। अब दोनों ही कैथरीन और हेनरी रात के अंधेरे में ही भागना शुरू कर देते हैं, और एक बोट प्रोवाइड कराया जाता है बारमैन के द्वारा कि वहाँ से बचने के लिए। हेनरी ने पूरी रात रोइंग की है झील, क्योंकि जस्ट एक झील या कुछ बड़ा सा एक वाटर बॉडी है जिसको क्रॉस करके ही स्विट्जरलैंड जाया जा सकता है वहां से। तो पूरी रात उसने रोइंग की, अपने उस ओर्स को चलाया, उसके हाथ भी जख्मी हो गए, लेकिन फिर भी सुबह होते हुए डे लाइट में वो दोनों स्विट्जरलैंड पहुंच गए। अब वहां भी रिस्क था उनके अरेस्ट होने का, लेकिन हेनरी ने बहुत सारी चीज़ें बहुत ही क्लेवरली मैनेज की। उसने बता दिया वहाँ के कस्टम ऑफिसर्स को, क्योंकि पासपोर्ट वीज़ा इनके पास था ही था, कि हम दोनों स्टूडेंट हैं, मैं आर्किटेक्चर का स्टूडेंट हूँ, कैथरीन आर्ट की स्टूडेंट है, हम दोनों यहाँ पर स्विट्ज़रलैंड में तमाम चीज़ों को एक्सप्लोर करने आए हैं। अब इतनी बात सुनने के बाद उन्होंने उनको बता दिया, बाकी कुछ घूस से भी इसने काम चलाया, कुछ पैसे-वैसे दिए और अपना काम चला गया। अब दोनों वहाँ पर स्विट्ज़रलैंड में बहुत ही पीसफुली रहने लगे, क्योंकि इनके पास पैसा पर्याप्त था वहाँ रहने के लिए। अब जब दोनों बच्चे के बारे में बात करते थे कि बच्चा आने वाला है हमारी लाइफ में, तो हेनरी चाहता था कि मैं शादी कर लूँ कैथरीन से, जिससे कि बच्चा लेजिटमेट हो, लीगल पैदा हो। लेकिन कैथरीन ने बोल दिया कि कोई बात नहीं, मैं शादी जभी करूँगी जब बच्चे का जन्म हो जाएगा, तब कुछ और बात होगी। क्योंकि अगर मैं अभी शादी कर लूँगी तो फिर वो जो सिटीज़नशिप का मामला है, क्योंकि ये अमेरिकन है, ये ब्रिटिश है, बहुत सारे पेच फँसेंगे। तो वो जानबूझ के शादी टाल रही थी कि चलो देखा जाएगा, जब सिचुएशंस फ़ेवरेबल होंगी तब हम शादी कर लेंगे। अब दोनों वहाँ बहुत ही खुश होकर के साथ-साथ रहने लगे, अपने बच्चे के जन्म की बात सोचते हुए, दे वर बोथ एक्साइटेड। और हेनरी क्योंकि घर से अच्छा खासा इकोनॉमिकली स्ट्रांग था, तमाम पैसा उसके घर से आ जाया करता था रेगुलरली, और वहाँ बहुत ही कंफर्टेबल लाइफ दोनों जी रहे थे। कैथरीन वाज़ वेरी एक्साइटेड बच्चे के लिए, दोनों ने तमाम खरीदारी भी कर ली कि आने वाले बच्चे के लिए जो चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं कई बार, वो तमाम चीज़ें एक्सपेक्टेड सब खरीद ली एक्सपेक्टेड बेबी के लिए। अब हेनरी अब पूरी तरह से चेंज्ड हो चुका था, उसकी फीलिंग्स कैथरीन के लिए सिंसियर हो गई थी, अपने आने वाले बच्चे के प्रति भी वो सिंसियर था, सोच रहा था कि हाँ वक्त आएगा जब मैं पिता बनूंगा, और दोनों की लाइफ बदलने वाली थी। एक दिन मॉर्निंग में लेबर पेन शुरू हुआ, कैथरीन को हेनरी उसको लेकर के हॉस्पिटल पहुंचा, और जब रजिस्ट्री हुई, मरीज का जो नाम लिखा जाता है, तो वहां पर इसने नाम लिखवाया कैथरीन हेनरी, मतलब अपना नाम कैथरीन को दे दिया इसने वहां पर। अब दर्द जो था, लेबर पेन, वो कंटिन्यू था, लेकिन बेबी डिलीवर नहीं हो रहा था। कई घंटे की मशक्कत के बाद भी जब उसकी पूरी एनर्जी एग्जॉस्ट हो गई एंड शी वाज अनेबल टू बियर द पेन, तो उसने हेनरी को बुलाया, और हेनरी से उसने कैथरीन बोली कि आई एम गोइंग टू डाई, अब मेरे बस की बात नहीं है। क्योंकि इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस थे उसकी प्रेगनेंसी के, या इसके साथ भागने में, तमाम चीज़ों को झेलने में कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ गए थे कैथरीन की प्रेगनेंसी में। तो उसने कहा डार्लिंग आई एम गोइंग टू डाई, आई एम नॉट ब्रेव एनफ, डार्लिंग आई एम ब्रोकन। और बाहर बारिश हो रही थी, बहुत तेज भयंकर बारिश हॉस्पिटल के बाहर चली रही थी। डॉक्टर ने
हेनरी से कहा कि सिजेरियन ऑपरेशन ही एकमात्र ऑप्शन है। तो हेनरी ने अपना परमिशन दे दी और सिजेरियन ऑपरेशन हुआ। बच्चा पैदा हुआ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इट वाज डेड। एक मृत बच्चा पैदा हुआ। और हेनरी ने जब बच्चे को देखा तो उसे और ज्यादा डिसइल्यूजन्ड फील हुआ कि इसने लगभग मेरी पत्नी को मार ही दिया था। उसे बच्चे के प्रति कोई अफेक्शन महसूस नहीं हुआ। उसको लग रहा था कि इससे अच्छा तो यही था। मतलब वो उन सब तमाम चीज़ों को सोच रहा था कि कैथरीन जब मुझसे मिली तो वो कितनी ज़्यादा खुश थी और मैंने ही उसको ऐसी सिचुएशन में ला दिया। एंड दिस वाज द रिजल्ट ऑफ स्लीपिंग टुगेदर। या तमाम बातें उसके मन में आ रही थी। वैसे ख्याल आ रहे थे बुरे बुरे कि मेरी वजह से ही ये तमाम सिचुएशन में वो पड़ गई है। उसने प्रे किया। वैसे तो वो एथिस्ट था, लेकिन यहाँ पर वो प्रे करने लगा था। नाउ ही इज चेंज्ड मैन, कि कैथरीन की जान बच जाए और वो किसी तरह मेरे साथ रहे। और वो उसके पास गया तो कैथरीन ने फिर उससे कहा कि आई एम गोइंग टू डाई। बहुत धीरे धीरे वो बोल रही थी, आई एम सॉरी फॉर यू। मैं मरना नहीं चाहती। मुझे मौत से डर नहीं लगता, बट आई हेट द आइडिया ऑफ डाइंग। आई हेट डेथ। और आई वॉन्ट टू लिव विद यू मोर एंड स्पेंड सम मोर टाइम, वांट टू रोम द वर्ल्ड। तमाम बातें उसने इमोशनल कही कि मैं तुम्हारे साथ दुनिया को देखना चाहती थी, हम दोनों साथ बच्चे, तमाम बातें। ऊपर से उसको ये भी पता चलता है कि मृत बच्चा पैदा हुआ है, तो और ज्यादा इमोशनली वो तमाम बातें उसके सब अगेंस्ट ही जा रही थी। धीरे धीरे कुछ देर कुछ कहने के बाद हेनरी से वो कुछ कहती रही धीरे धीरे, और अंततः शी वॉज डेड। वो मर गई। हेनरी, उसकी जैसे ही मौत के बारे में उसको मतलब वहीं साथ ही खड़ा होता है, पता चलता है कि शी इज नॉट डेड। तो वो उसको गुड बाय बोलता है, जैसे कि कोई स्टेचू को गुड बाय बोलता है। और उसकी पूरी आसपास के सराउंडिंग्स की जो कॉन्शसनेस थी वो छूट गई। या वो पागलों की तरह बिहेव करने लगा। उसको दुनिया एकदम पूरी बेकार लगने लगी, आसपास की सराउंडिंग्स फ्यूटिल लगने लगी, मीनिंगलेस उसको अपनी लाइफ लगने लगी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि करे तो करे क्या। वो हॉस्पिटल से अपने होटल रूम में लौटा। एंड जब वो लौटा तो इट वाज रेनिंग हैवली आउटसाइड। और उसी बारिश से ही वो भीगते हुए होटल के रूम में लौट आया, डिसइल्यूजन्ड एंड एलिनेटेड। तो ये जो बारिश का थीम है, एक तरह से इट इज द थीम ऑफ डिसइल्यूजनमेंट एंड ट्रेजेडी which occurred in the novel. And rain is related to the theme. So this was the summary of the novel. I think you would like it. You can like, subscribe, share the channel for more videos. Thanks for watching.